नमस्कार, प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह आज आपको पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री का यूरोपियों का आगमन पार्ट 2। राइट, पार्ट 1 में हम जो पढ़ चुके हैं, राइट, वो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो यूरोपियों का आगमन होता है वो किस तरीके से होता है। राइट, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली में कौन आता है? पहले वास्को डे गामा आते हैं। राइट, वास्को डे पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं? डच आते हैं। राइट, उसके बाद डच आते हैं। डच के बाद अंग्रेज आते हैं। इस तरीके से हमने डिटेल में एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझाता है। राइट, फिर हमने पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाता और उनकी कंपनियों की स्थापना समझी थी। एक एक चीज़ें हमने बड़े अच्छे ढंग से पार्ट 1 में समझाता है। राइट, और फिर मैंने पुर्तगालियों के जो वायसराय है, जैसे अल्मीडा हो गए, अल्बुकर्क हो गए, नीना डी कुन्हा हो गए, राइट, वो किस तरीके से आता है, इन चीज़ों को मैंने एक एक करके समझाया था। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 को जरूर देखें, तब आपको पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं, पार्ट 2 भी समझ में आएगा अगर आप नहीं भी देख सकते, लेकिन मैं अगर कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज अधिकारी के रूप से अगर आपको पढ़ना है और आपको एक एज अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के एक एक पार्ट देखिएगा। मेडिवल भी चल रहा है, उसको भी देख सकते हैं, और साथ में आपका जो एंसेंट है तो वो उसके भी लेक्चर्स आ रहे हैं रोज के रोज, और जो जियोग्राफी है वो भी हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। राइट, तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीजें पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका था। राइट, अब पार्ट 2 में हमें यूरोपियों का आगमन में क्या क्या पढ़ना है कि हमने पुर्तगाली और डच तो हम पढ़ चुके थे। अब हम चाह रहे हैं अंग्रेजों का जो समय काल रहा है उसके रिगार्डिंग पढ़ना है कि अंग्रेज आते हैं तो किस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना कि हमें एक डेट याद रखनी, 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 एक ऐसी डेट है जिस समय उस टाइम क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस टाइम ब्रिटेन की जो महारानी होती है उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम क्या करती हैं कि 31 दिसंबर 1600 को क्या हुआ था, एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई जिसका मूल उद्देश्य क्या था कि पूर्वी भाग में व्यापार करना। क्या था? पूर्वी भाग में व्यापार करना। पूर्वी भाग का मतलब होता है भारतीय क्षेत्र में व्यापार करना। क्या करना? भारतीय क्षेत्र में व्यापार करना। तो जो 31 दिसंबर 1600 में जिस कंपनी की स्थापना हुई उसका मूल उद्देश्य क्या हुआ कि भारतीय क्षेत्र में क्या करना है? व्यापार करना। इस चीज को आप समझ गए होंगे। राइट, इसके बाद जो होता है सारी चीजों को एक एक करके मैं डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा और समझिएगा बड़े ध्यान से। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कंपनी की स्थापना होती है तो उस टाइम भारत के जो शासक होते हैं तो वो कौन होता है? वो होता है अकबर महान। उस टाइम क्या होते हैं? भारत के शासक होते हैं। देखो, मैंने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, एक एक करके आपको डिटेल में समझाया है, आपको बहुत मजा आएगा। आपको अगर मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं ना तो आप मेरे नोट्स से भी पढ़ सकते हैं। ऐसे नोट्स मैंने एक एक करके, एक एक लाइन करके और उनको डेवलप किया है। राइट, तो उस टाइम भारत के जो मुगल शासक होते हैं वो अकबर होते हैं। राइट, अकबर होते हैं। तो क्या होता है, जब कंपनी भारत में आती है तो क्या होता है कि कंपनी को 15 वर्ष के लिए शासन के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा है तो वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। ये जो नाम पड़ा वो 1833 के एक्ट के तहत कंपनी का नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो जो कंपनी जब भारत आती है तो वो व्यापार के रूप में आती है कि उसको व्यापार करना। तो सबसे पहले अकबर उन्हें 15 वर्ष तक व्यापार करने के लिए मतलब बोल दिया जाता है कि आप 15 वर्ष तक व्यापार कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा समय बढ़ता है तो वो और रियायत मांगते हैं, तो 2-2 4-4 5-5 साल बढ़ती जाती हैं। इस तरीके से कंपनी का समय काल है जो कि बढ़ता जाता है भारत में। ठीक है, इतना चीज समझ गए। तो इसको फिर दोबारा से एक बार देखिएगा। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की जो उस टाइम महारानी एलिजाबेथ होती हैं, वो क्या करती हैं? कंपनी की स्थापना करती हैं। उस कंपनी की स्थापना इसलिए की जाती है कि वो पूर्वी क्षेत्र में जाकर भारत में पूर्वी क्षेत्र भाग में व्यापार करे। पूर्वी क्षेत्र का नाम, पूर्वी भाग का नाम मतलब होता है भारतीय क्षेत्र में व्यापार करना। राइट, और इसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम पड़ा था वो किस एक्ट के तहत पड़ा था? वो 1833 के एक्ट के तहत पड़ा था। और जब भारत का जो उस टाइम कौन शासक थे? तो वो अकबर महान थे। ठीक है, कौन थे भारत के शासक? वो थे अकबर महान थे। किस वंश के थे? मुगल वंश के थे। राइट, और कंपनी जब आती है तो कितने वर्ष का उसे फरमान मिलता है, मतलब कितने वर्ष का शासन करने के लिए बोला जाता है? तो उसे 15 वर्ष के शासन के लिए बोला जाता है। तो शायद आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा अच्छे ढंग से तैयार हुई होंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसके आगे क्या देखना है, बड़े ध्यान से देखिएगा, चलिएगा।
देखो एक एक चीज बहुत अच्छे ढंग से मैंने तैयार किया है। चलो इसको देखिएगा बड़े ध्यान से। देखो 1603 में, देखो 1600 में कंपनी आती है और 1603 में क्या हो जाता है, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, ब्रिटेन के शासक जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? जेम्स प्रथम। कौन बनते हैं? जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम जैसे ही शासक बनते हैं तो वो अपने दूध को कहाँ भेजते हैं? भारत में भेजते हैं। तो वो अपने दूध को क्या भेजते हैं? भारत में भेजते हैं। तो जेम्स प्रथम जब बनते हैं तो वो अपने दूध को कहाँ पर? भारत में भेजते हैं। तो उनका जो पहला दूध भारत आता है तो वो आता है 1608 में, जिनका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम होता है? कैप्टन हॉकिंस। कब आते हैं? 1608 में भारत आते हैं और भारत में भारतीय क्षेत्र में आते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब जेम्स प्रथम उनको कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजते हैं 1608 में, तो वो एक फरमान लेके आते हैं। वो फरमान किसके नाम पर लेके आते हैं? तो वो अकबर के नाम पर एक संदेशा लेके आते हैं। देखो अकबर के नाम पर वो एक संदेशा लेके आते हैं भारत में। लेकिन उस टाइम क्या हो जाता है, जब वो आते हैं तो उस टाइम अकबर की हो जाती है मृत्यु। तो अकबर ऑलरेडी पहले से उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कब हुई थी अकबर की मृत्यु? 1605 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। और वो फरमान लेके कब आते हैं? 1608 में। तो उस टाइम अकबर तो उन्हें मिलते नहीं, बट उस टाइम जो भारत के शासक थे वो कौन थे? जहांगीर थे। तो आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी, राइट। एक एक पॉइंट में बिल्कुल एक एक अच्छे तरीके से आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं अपने 100% दूंगा, राइट। तो उस टाइम भारत के जो शासक थे जहांगीर होते हैं। वो फरमान किसका लेके आते हैं? राइट। तो वो जेम्स प्रथम का फरमान लेके आते हैं। किसके लिए लेके आते हैं? अकबर के लिए लेके आते हैं। कौन लेके आता है? कैप्टन हॉकिंस। कब आते हैं? 1608 में। उस टाइम अकबर क्या हो जाते हैं? अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। कब? 1605 में। तो एक एक चीज आपको बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो गई, राइट। हाँ, इसके बाद अगला देखते हैं। तो देखो जब वो आए थे तो वो कंपनी का फरमान लेके आए थे, राइट। किसके लिए लेके आए थे? वो अकबर के लिए लेके आए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उस टाइम अकबर का शासन था तो अकबर ही होंगे। तो वो कंपनी का शासन के रिगार्डिंग तो जहांगीर के सामने रखा जाता है वो फरमान। तो जहांगीर उस कंपनी की स्थापना की शुरुआत करवा देते हैं। तो जो अंग्रेजों की पहली कंपनी की शुरुआत होती है वो सूरत में फैक्ट्री लगाई जाती है। कहां लगाई जाती है? सूरत में। सूरत में कब लगाई जाती है? 1608 में सूरत में कंपनी का या फैक्ट्री का बनने की शुरुआत होती है। फैक्ट्री की बनने की शुरुआत होती है, लेकिन कुछ अनबन की वजह से वो फैक्ट्री जो होती है वो रुक जाती है और नहीं बन पाती है। तो 1611 में वो जो अंग्रेजी शासक होते हैं वो 1611 में मसूलीपट्टनम में कंपनी को तैयार कर लेते हैं। जो सूरत की कंपनी 1608 में बनना शुरुआत हुई थी वो 1613 में तैयार होती है। सॉरी, माफी चाहूंगा। 1613 में सूरत की फैक्ट्री क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा कि जो वो थे क्या बोलते कि कंपनी की पहली फैक्ट्री कब लगाई गई? तो 1608 में लगाई गई, राइट। और 1608 में लगाई गई। और जो तैयार हुई पहली कंपनी ब्रिटेन की तो वो 1611 में तैयार हुई थी। और 1608 वाली जो पहली कंपनी थी वो कब तैयार हुई बनके? तो 1613 में हुई थी। तो इस तरीके से आप एक एक चीज याद रख लोगे कि नहीं? ठीक है। सूरत की कंपनी, देखो सूरत में आई थी पहले कंपनी 1608 में। वो कुछ रीजन की वजह से, कुछ अनबन की वजह से नहीं बन पाती है, तो वो तुरंत मसूलीपट्टनम जाते हैं और मसूलीपट्टनम में 1611 में एक नई फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं। जो सूरत की कंपनी जो बन रही थी 1608 में फैक्ट्री बन रही थी वो जाके तैयार होती है 1613 में। याद रखिएगा बड़े ध्यान से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अगला पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा। सर टॉमस रो, जो अगले वायसराय रहते हैं वो सर टॉमस रो रहते हैं। कब आते हैं? वो 1615 में आते हैं। वो किसके शासनकाल में आते हैं? तो वो जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। किसके में आते हैं? जहांगीर के शासनकाल में आते हैं, ठीक है। तो वो भी कंपनी के रिगार्डिंग उनसे कुछ चीजें मांगते हैं। तो कंपनी क्या करते थे कि जब सर टॉमस रो आते हैं तो वो क्या करते, कुछ कंपनी का काम क्या था कि टैक्स भरती थी और भारत में व्यापार करती थी। क्या करती थी? टैक्स भरती थी और भारत में व्यापार करती। किस राजा के समय? राजा जहांगीर के समय, ठीक है, जो मुगल शासक थे। फिर क्या होता है कि 1632, ये बहुत अच्छी डेट है, इसको याद रखिएगा। 1632 में जहांगीर 1632 में सर टॉमस रो को एक फरमान प्राप्त होता है, राइट, जिसे हम सुनहरा फरमान कह सकते हैं, राइट। 1632 में एक फरमान प्राप्त होता है जिसे हम सुनहरा फरमान कह सकते हैं। कहां से? गोलकुंडा से। वहां के स्थानीय राजा गोलकुंडा से एक फरमान प्राप्त होता है और उन्हें फ्री व्यापार करने के लिए बोल दिया जाता है। फ्री व्यापार करने के लिए बोल दिया जाता है तो उन्हें बहुत अच्छी रियायत मिलती है कि यहां पर हमें फ्री व्यापार करने के लिए मिल रहा, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपसे
पूछ लिया जाए कि गोलकुंडा में कब उनको फ्री व्यापार करने का फरमान मिला था, तो 1632 ईस्वी में। एक एक करके डेटों को इस तरीके से आप याद करिएगा, ठीक है। फ्री व्यापार कर, तो वो वहां पर व्यापार करते हैं। व्यापार करने के बाद क्या होता है कि वो ऐसा नहीं कि टैक्स नहीं चुकाते, कुछ थोड़ा बहुत टैक्स भी देते हैं, ऐसा नहीं है, और वो वहां पर व्यापार पूर्ण रूप से करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद 1717 ईस्वी में क्या होता है कि जो अकबर, जो मुगल वंश का जो शासनकाल था वो थोड़ा सा वीक होता जाता है, मतलब कमजोर पड़ता जाता है। तो 1717 में उसका शासन का उत्तर मुगल काल के जो शासक थे वो कौन बनते हैं, वो फर्रुखसियर बनते हैं। कौन बनते हैं, फर्रुखसियर बनते हैं। फर्रुखसियर के समय जो ब्रिटेन के जो वायसराय बन के आए थे वो कौन थे, जॉन सरमन थे। कौन थे, 1717 में जॉन सरमन के समय कौन राजा थे, फर्रुखसियर थे, और जॉन सरमन क्या आए थे, ब्रिटेन के वायसराय बन के आते हैं। वायसराय बन के आते हैं तो फर्रुखसियर क्या करता है, उन्हें बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार के लिए बोल दिया जाता है। 1717 में उन्हें एक बहुत अच्छा वो मिलता है, एक रियायत मिलती है 1717 में। सबसे पहले उनको रियायत मिलती है 1632 में, थोड़ी छोटी रियायत, राइट। 1632 में छोटी रियायत मिलती है और 1717 में एक बड़ी रियायत मिलती है, और उन्हें बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया जाता है, राइट। और उन्हें क्या करना था, जो बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करना था, और उन्हें वार्षिक कर 3000 रुपए वार्षिक कर टैक्स उन्हें चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा, 3000 रुपए वार्षिक टैक्स उनको चुकाना पड़ता था, ठीक है। तो इससे उन्हें ज्यादा अंतर नहीं पड़ता था, तो वो आराम से वहां पर व्यापार स्टार्ट कर देते हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा, और उसमें दूसरा पॉइंट आता है कि वो 10,000 रुपए करके चुका के सूरत क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया जाता है। देखो ये 3,000 रुपए वार्षिक कर देके बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार कर सकते थे, 10,000 रुपए दे के सूरत क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया गया। और जो मुंबई में सिक्के वगैरह अंग्रेजों द्वारा चलाए गए थे उस टाइम, राइट, जो मुंबई में अंग्रेजों द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो पूरे भारत में चलाने की परमिशन दे दिया जाता है। वो पूरे भारत में किसके चलाने का परमिशन क्या दे दिया जाता है, राइट। इस चीज को याद रखिएगा। तो ये जो पॉइंट बने, समझिएगा इस चीज को बड़े ध्यान से। मैं आपको एक एक चीज करके बताऊं कि देखो, जो बंगाल का क्षेत्र था वहां पर अगर व्यापार उन्होंने करना था तो उन्हें 3,000 रुपए देते थे वार्षिक कर, और बंगाल के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करते थे, और 10,000 रुपए में सूरत में मुक्त व्यापार का आदेश मिल गया था। और जो मुंबई में जो अंग्रेजों द्वारा सिक्के चलाए जाते थे तो वो पूरे भारत में चलाने का आदेश दे दिया था या परमिशन मिल जाता है। तो ये एक अधिकार पत्र के रूप में काम करता है। इसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो मैग्ना कार्टा के नाम से याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मैग्ना कार्टा में कौन कौन पॉइंट रहे हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे ध्यान से आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसको एक अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कौन, फर्रुखसियर देता है जॉन सरमन वायसराय को, ठीक है। तो उनके लिए व्यापार करने के लिए ये सारी चीजें, कुछ आदेश होते हैं, कुछ परमिशन होते हैं, और वो एक मैग्ना कार्टा होता है, उनके लिए अधिकार पत्र प्राप्त होता है। तो कौन कौन अधिकार पत्र प्राप्त होते हैं, 3,000 रुपए मुक्त कर व्यापार चुका के बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने का आदेश मिलता है, 3,000 के टैक्स चुका के, 10,000 टैक्स चुका के सूरत क्षेत्र में मुक्त व्यापार का मिलता है। और जो बंबई वगैरह में जो अंग्रेजों के जो सिक्के चलाए जा रहे थे, उन सिक्कों को पूरे भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन दे दी जाती है। तो इतना आप बिल्कुल एकदम से समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं एक बार अभी आपको रिवाइज जल्दी करा सकता हूं, तो उसको आप देख भी सकते हो। तो अगर आप बोर ना हो तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। बड़े ध्यान से आप देखते चलिएगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट पे चलता हूं। देखिएगा, आपको देखो मैं बताना चाहूंगा कि देखो, यूरोपियों का जो आगमन होता है तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था 31 दिसंबर 1600 में क्या थी, ब्रिटेन की रानी उस टाइम क्या थी, महारानी एलिजाबेथ थी। तो वो क्या करती है, एक कंपनी की स्थापना करती है, कब, 31 दिसंबर 1600 में। और वो कंपनी की स्थापना होती है, वो कंपनी की स्थापना क्यों होती है, तो वो पूर्वी भाग में व्यापार करने के लिए, कंपनी की स्थापना होती है। और पूर्वी भाग क्या कहलाता है, भारतीय क्षेत्र में व्यापार करना, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्र में उस टाइम जो मुगल शासक थे वो कौन थे, मुगल शासक अकबर महान थे, राइट, याद रखिएगा। और अकबर महान उस टाइम मुगल शासक थे। तो उस टाइम जो कंपनी सब शासन करने आती है भारत में,
तो वो क्या करती है, 15 वर्ष का फरमान उसे अकबर के द्वारा मिलता है व्यापार करने के लिए। कितने वर्ष का? 15 वर्ष का फरमान मिलता है। और जो कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो कंपनी का नाम ऐसे नहीं पड़ा, वो पड़ा था 1833 के एक्ट के तहत। किसके तहत? 1833 के एक्ट के तहत कंपनी का नाम पड़ता है। ठीक है, समझिएगा। और 15 वर्ष का जब फरमान मिलता है कि आप 15 वर्ष तक भारत में व्यापार कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा समय को बढ़ाया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा फिर समय बढ़ता जाता है, रियायत थोड़ी और मांगते हैं वो लोग, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ों को एक एक करके समझिएगा। फिर देखिएगा, फिर मैंने आगे समझाया बड़े ध्यान से कि 1603 में एक घटना होती है, जो होती है महारानी एलिजाबेथ की हो जाती है मृत्यु। कब हो जाती है? 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद ब्रिटेन के जो शासक बनते हैं वो क्या बनते हैं? जेम्स प्रथम। बड़े ध्यान से देखिएगा, कौन बनता है? जेम्स प्रथम, जो अपने एक दूत को भेजते हैं। किसको? जो उनका दूध प्रथम जो वायसराय बन के आता है दूध। अब दूध कौन होता है? तो दूध मैं बताना चाहूंगा कि जब दो राष्ट्र हों और दोनों राष्ट्रों के संबंध अच्छे करने के लिए क्या करते हैं, हम राजदूत भेजते हैं, राइट। जैसे कि अभी भी हमारे जो राजदूत आते हैं, कहते हैं कि यहाँ गए हैं, तो वो देशों के संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए भेजे जाते हैं। तो वो अपने दूत को मतलब भेजते, राजदूत को भेजते हैं, और उनका नाम होता है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस कब आते हैं? 1608 में। कहाँ पर आते हैं? भारतीय क्षेत्र में आते हैं, मतलब भारत में आते हैं। और वो किसका फरमान लेके आते हैं? वो जेम्स प्रथम का फरमान लेके आते हैं। किसके लिए? वो अकबर के नाम से फरमान लेके आते हैं। लेकिन अकबर उस टाइम अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। कब हो चुकी थी? 1605 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वो फरमान अकबर के नाम से ले। लेकिन उस टाइम भारत के जो शासक होते हैं वो जहांगीर होते हैं, राइट। तो वो आदेश जहांगीर को दिखाया जाता, तो जहांगीर कहते हैं कि अकबर तो नहीं है, बट उनको जो उनकी कंपनी होती है, उनकी फैक्ट्री की शुरुआत हो जाती है उस टाइम। तो जहांगीर उनको रियायत देते थे, और पहली फैक्ट्री की शुरुआत वो कब करते हैं? 1608 में की शुरुआत होती है, 1608 में। बट 1608 में वो जो फैक्ट्री की शुरुआत होती है कहाँ पर? सूरत में। याद रखिएगा, कहाँ पर स्थापना होती है? सूरत में। लेकिन वो कुछ रीजनों की वजह से रुक जाती है, और 1611 में वो ब्रिटेन के लोग कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में एक नई कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। और जो सूरत की कंपनी होती है वो जाकर 1613 में कंप्लीट होती है। फैक्ट्री कंप्लीट होती कब? 1608 में स्टार्ट हुई थी और 1613 में कंप्लीट हुई, और इससे पहले मसूलीपट्टनम में 1611 में कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जो नए वायसराय आते हैं उनका नाम है सर टॉमस रो। कब आते हैं? 1615 ईस्वी में। किसके दरबार में आते हैं? वो आते हैं जहांगीर के दरबार में। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, राइट। जहांगीर के दरबार में आते हैं, और वो कंपनी की राइट, वो कंपनी की सारी चीज़ें चलती हैं वहाँ पर, और कंपनी की मतलब कंपनी व्यापार करती है, टैक्स चुकाती है, राइट। जहांगीर के समय टैक्स चुकाती है और अपना व्यापार करती है। लेकिन 1632 एक ऐसी डेट है जब वो उनको एक सुनहरा फरमान सुनाई देता है, मतलब मिलता है, सॉरी, एक सुनहरा फरमान मिलता है 1632 में। कहाँ से? गोलकुंडा से। और उन्हें फ्री व्यापार का ऑफर मिलता है। क्या मिलता है? उन्हें फ्री व्यापार का ऑफर मिलता है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, राइट। टर्निंग पॉइंट होता है, तो वो 1632 में गोलकुंडा में फ्री व्यापार करते हैं, राइट। और व्यापार करते हैं और थोड़ा बहुत टैक्स भी चुकाते हैं, राइट, बट उतना लेवल का टैक्स उन्हें नहीं लगता है, राइट। फिर इसी तरीके से थोड़ा सा समय बीतता है, और 1717 में 1717 एक डेट है जो बहुत सही रही। 1717 में क्या हुआ था कि जब तक मुगल शासक क्या हो जाते हैं? कमज़ोर पड़ जाते हैं, राइट। मुगल शासक का पहले बहुत अच्छे मुगल शासक रहे, फिर आगे जैसे अकबर हुए, जहांगीर हुए, राइट, इस तरीके से घटते आते हैं। तो उस टाइम जो 1717 में होते हैं वो उत्तर मुगल काल के जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? फर्रुखसियर। कौन होते हैं? फर्रुखसियर रहते हैं। फर्रुखसियर क्या करते हैं कि फर्रुखसियर उस टाइम में उत्तर मुगल काल के क्या थे? शासक होते हैं। और उस टाइम में अंग्रेजों के जो वायसराय थे कौन थे? जॉन सरमन, राइट। और वो उनको क्या कह देते हैं कि आप व्यापार में जाके मुक्त व्यापार कर सकते हैं। उनको आदेश मिल जाता है कि आप बंगाल में जाकर मुक्त व्यापार कर लीजिए, लेकिन आपको 3000 रुपये वार्षिक टैक्स चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा? 3000 रुपये आपको वार्षिक टैक्स चुकाना पड़ेगा, और आप बंगाल में मुक्त व्यापार का आदेश दे दिया, या मुक्त व्यापार कर सकते हैं, राइट। उसके बाद 10,000 रुपये में आप सूरत क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश मिल गया उनको, मतलब मुक्त व्यापार सूरत में कितना? 10,000 रुपये टैक्स चुका देंगे, वार्षिक टैक्स चुकाएंगे, और आप सूरत क्षेत्र में भी व्यापार कर सकते हैं। और जो अंग्रेजों द्वारा जो मुद्राएं चलाई जा रही थी वो बंबई क्षेत्र में चलाई जा रही थी, उनको कह दिया फर्रुखसियर ने कि ये पूरे देश में चलाने का परमिशन दे दिया। क्या? उन्होंने पूरे देश में चलाने के लिए परमिशन दे दिया कि ये आप जो मुद्राएं चलाते हैं बंबई में, तो ये आप पूरे देश में चला सकते हैं। इस चीज़ से उन्हें और ज़्यादा फर्क पड़ता है, राइट। तो ये जो 3 शर्तें रही, ये
ये बिल्कुल एकदम मैग्ना कार्टा के रूप में उन्हें साबित हुई। मैग्ना कार्टा के रूप में एक साबित होती है, अधिकार पत्र प्राप्त, मैग्ना कार्टा मीन्स एक अधिकार पत्र होता है, प्राप्त होता है, और जो उनके व्यापार में बहुत सहयोग होता है, बहुत इंप्रूवमेंट होता है उनके व्यापार में, राइट। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे और मैंने आपको दोबारा भी समझा दिया, राइट। अब चलते हैं हम अगले तरफ, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं आगे क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। 1661 में क्या होता है कि देखो 1661 की बहुत अच्छी कहानी है और समझिएगा। अभी तक यहाँ तक तो समझ गए, राइट। सॉरी, जो लास्ट पढ़ाया था वो तो समझ गए थे, अब उसके आगे देखते हैं। 1661 में क्या होता है कि ब्रिटेन के उस टाइम कौन होते हैं, जो प्रिंस होते हैं चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की जो प्रिंसेस होती है, मतलब महारानी होती हैं, और कैथरीन, महारानी कैथरीन, और दोनों की क्या हो जाती है, शादी हो जाती है। किसकी किसकी, ब्रिटेन के जो प्रिंस होते हैं चार्ल्स द्वितीय, कब 1661 में, कब होते हैं 1661 में, जो 1661 में क्या होते हैं कि जो होती हैं कि जो ब्रिटेन के जो प्रिंस होते हैं चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की जो महारानी होती है कैथरीन, उनकी दोनों लोगों की शादी हो जाती है। कब होती है, 1661 में। तो पुर्तगालों के नियंत्रण, तो क्या होता कि उस टाइम पुर्तगाल भी भारत पर राज कर रहे थे, आपको मैंने ये तो बताया था, राइट। पुर्तगालों को तो चल ही रहा था। तो पुर्तगाल कुछ मुंबई वाले इलाके पे, क्षेत्रों पर कब्जा था। तो क्या है कि जब शादी हो जाती, चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजा थे, प्रिंस थे, और पुर्तगाल की महारानी कैथरीन थी, उनकी शादी 1661 में हो जाती। तो पुर्तगाल के नियंत्रण में, जो पुर्तगाल के नियंत्रण में जो मुंबई वाला क्षेत्र होता है, राइट, वो दहेज के रूप में किसको दे दिया जाता है, वो ब्रिटेन को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है, वो ब्रिटेन को दे दिया जाता है। तो आपको मैं बताऊं कि क्षेत्र हम लोगों का, और ये लोग आए, कंपनी की स्थापना करते हैं और अपने क्षेत्रों को ये शादी में दहेज के रूप में देने लगते हैं, राइट। तो इस तरीके की चीज़ों को बहुत अजीब लगता है कि मतलब दहेज में जगह को भी दिया जाता था पहले, तो राइट, तो दहेज में उनको दे दिया जाता है। क्या दे देते, जो पुर्तगाल के अंडर में कौन सा क्षेत्र, मुंबई वाला क्षेत्र रहता है, तो वो शादी में जब चार्ल्स द्वितीय, याद रखिएगा नाम, ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की कैथरीन, दोनों की कब शादी होती है, 1661 ईस्वी में, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, एक एक चीज़ बड़े ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद ब्रिटेन का क्या होता है कि ब्रिटेन, हाँ, जो ब्रिटेन के अंडर में जो उनको मिल जाता है, जो कैथरीन और उनको क्या बोलते, जो किंग थे वो चार्ल्स द्वितीय, उनको मिल जाता है, वो क्या करते, वो उससे जो वो क्षेत्र मुंबई का वो क्षेत्र मिलता है, उससे क्या करते हैं कि उससे टैक्स ले लेते हैं, मतलब कंपनी से टैक्स लेते, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे टैक्स लेते, और उस क्षेत्र को किसे दे देते, कंपनी के हाथ में दे दिया जाता है। तो देखो लिखा है, कुछ समय बाद ब्रिटेन कुछ टैक्स लेके वो क्षेत्र मुंबई, जो वो क्षेत्र होता है मुंबई, वो कंपनी को दे दिया जाता है और उनसे टैक्स ले लिया जाता है। कब, 1668 में। तो 1661 में पुर्तगाली ने दहेज के रूप में क्या दिया था कि उनको मुंबई का जो कब्जे वाला, जो पुर्तगाली कब्जे में था, वो क्षेत्र दिया था। फिर वो 1668 में क्या होता है कि वो क्षेत्र कंपनी को दे दिया जाता है और उनसे कुछ टैक्स लिया जाता है। वो कितना टैक्स लिया जाता है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। क्या हुआ था, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया जाता है। तो 10 पाउंड देते थे और वो 10 पाउंड उन्हें वार्षिक किराया देते थे और उन्हें कंपनी को बम्बई दे दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। कब, 1668 में। देखो एक एक चीज़ बड़े ध्यान से मैंने समझाया है और समझते चलिएगा। फिर चलते हैं औरंगजेब। औरंगजेब क्या है कि समझिएगा इसको, हाँ। तो इस तरीके से अभी तक, अब हम आगे अगला देखने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। फिर उस समय क्या होता है कि जो कि मुगल शासक, फिर औरंगजेब का समय आता है, राइट। औरंगजेब के समय क्या होता है कि औरंगजेब के समय ब्रिटिश क्या होते हैं, हुगली नदी के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने लगते हैं। क्या होते हैं, हुगली नदी के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने लगते हैं, और साथ ही साथ जो समुद्री तट भारत का था और मुंबई क्षेत्र, वह है जहाँ पर मुगलों के जहाज होते हैं, तो उन पर अंग्रेज अपना नियंत्रण बढ़ाने लगते हैं। तो इस वजह से क्या, औरंगजेब अंग्रेजों से युद्ध करने लगते हैं, राइट। युद्ध करने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, जो औरंगजेब रहते हैं, वो हुगली नदी क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं, राइट, खदेड़ देते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम फिर औरंगजेब का समय आ जाता है, राइट। औरंगजेब क्या बोलते हैं कि अंग्रेजों को थोड़ा सा छूट मिल जाती है, तो वो ब्रिटिश के हुगली नदी क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने लगते हैं। साथ ही साथ में जो मुंबई क्षेत्र था, जहाँ पर क्या था, औरंगजेब का जो समुद्री इलाका था, जहाँ पर उनके जहाज वगैरह, उन पर नियंत्रण करने लगते कौन, अंग्रेज लोग। तो उस चक्कर में क्या होता है कि औरंगजेब गुस्सा जाते हैं और वो अंग्रेजों से युद्ध कर लेते हैं। युद्ध करके वो खदेड़ देते हैं, किसको, हुगली नदी क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ देते हैं। खदेड़ देने के बाद कुछ समय बाद, समझिएगा बड़े ध्यान से,
कुछ समय बाद 1688 में, कब 1688 में जो सर जॉन चाइल्ड इनके साथ जो युद्ध होता है, तो वो क्या होता है कि जब युद्ध हो जाता है तो वो हार जाते हैं। हारने के बाद फिर उनके बीच एक संधि होती है। कब होती है? 1688 में। क्या होता है कि सर जॉन चाइल्ड कुछ जुर्माना भर देते हैं। जुर्माना भरने से फिर उन्हें जुर्माना भर देते हैं। जुर्माना भरने के बाद फिर से वो व्यापार स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो इनका क्या हुआ था, जो ब्रिटेन का जो जैसे कि ये वायसराय और ये शासनकाल रहा, वो इस तरीके से चलता है, राइट। और फिर इस तरीके से कुछ किले हैं तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा प्रेसिडेंटी भी है, जैसे कि कोलकाता प्रेसिडेंटी रहे हैं, तो वहाँ पर कौन रहे हैं? वो आयर रहे हैं, राइट, आयर भी रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत छूटेंगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो ये क्या है कि पूरा अगर एक एक चीज़ें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। थोड़ा सा आपको बुक का सहारा भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं, अगर आपको अधिकारी बनना है तो आपको थोड़ा बहुत बुक का सहारा लेना ही पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत आप बुक को भी देखिएगा, जो छूट जाता है उसको कंप्लीट करिएगा। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर 70 से 80% कंप्लीट कराता हूँ तो 20% आपको बुक में भी देखना पड़ेगा, 20 से 30% या 40% ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कुछ किले हैं जो इंपोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उनको किस तरीके से देखना है बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर बना है? मद्रास में, ठीक है। याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर बना है? मद्रास में। फोर्ट विलियम कहाँ पर बना? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहाँ पर बना? कलकत्ता में। और फोर्ट लुई कहाँ पर बना? पांडुचेरी में, जिसे पांडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फोर्ट जेम्स चर्च कहाँ पर, जॉर्ज कहाँ पर है? मद्रास। याद रखिएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर? मद्रास। फोर्ट विलियम कलकत्ता और फोर्ट लुई पांडुचेरी में। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को एक एक करके याद रखिएगा। मैंने एक एक चीज़ करके आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। फिर बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो अगली क्लास में देखेंगे। और बहुत अच्छे ढंग से क्लास चल रही है और सब लोग एक अच्छे ढंग से क्लास को करिएगा और मज़ा आता होगा क्लास करने में। और अगर नहीं, जहाँ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट जरूर करें। और आपको मैंने बताया कि आप अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे नंबर ले लीजिएगा मेरा और मुझे व्हाट्सअप करते हैं। किस नंबर पर? 81758195 और 25 पर आप मुझे क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कॉल नहीं लगेगी, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा और व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। और आपको जो प्रोवाइड है, आपको ग्रुप में ऐड होना है तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और आपको जो भी नोट्स चाहिए उसके रिगार्डिंग हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के जो भी नोट्स चाहिए, और उसके देखो नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड हो जाएंगे, उससे आप एक एक मिला के पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे और लेके आएंगे यूरोपीय आगमन का पार्ट 3, और जिसको हम बड़े अच्छे ढंग से मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत होती तो जरूर कमेंट करें। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने देखा है कि पता है व्यू बहुत आ जाते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब कम करते हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन दबा दो और सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करोगे, आपको पूरी फुल मेहनत के साथ, एकदम अच्छे डेडिकेशन के साथ मैं आपकी क्लास लूँगा और आपको 100% देने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच क्लास करने के लिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, बाय।